हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का जो हम लोग का चैप्टर है क्लास 12 का चैप्टर सेकंड। उसमें टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, यानी कि चालक, स्थिर वैद्युतिकी, एक चालक के अंदर मुक्त आवेश और बाध्य आवेश। तो देखिए, अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा है उसमें ये जाना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है या इलेक्ट्रिक जो विद्युत विभव होता है वो क्या होता है। हमने जाना है विभवांतर क्या होता है। हमने ये भी जाना है कि अगर कहीं पर मान लीजिए कोई चार्ज मौजूद है, ठीक है, तो उस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, या फिर मान लीजिए कि आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस है, यानी सिस्टम ऑफ चार्ज है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। फिर हम लोग ने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जाना, डाइपोल के चारों तरफ पोटेंशियल को निकाला। तो ये सारी चीजों को हम लोग ने पढ़ा है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसको कि हमें अभी तक पढ़ने के बाद याद रखना है, वो कुछ ये है कि जैसे कि एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पर, वो होता है 1/4πε0 Q/R। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक चार्ज Q है तो R डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो हम लोग का इस P पॉइंट पर इतना होगा, इस चार्ज Q की वजह से। ठीक है, और एक चीज और हमें पता है कि अगर हम लोग ये बोलें कि इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल तक जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन जो हम लोग का निकल कर आता है, मान लीजिए कि यहां पर जो चार्ज मूव कराया जा रहा है उसकी वैल्यू Q है, तो इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल तक जाने में, या इसको अगर नाम देना चाहें तो इनिशियल से फाइनल ऐसे नाम दे सकते हैं, तो यहां से यहां तक जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो हम लोग का होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसको हम लोग डेल्टा V लिख सकते हैं, और ये बन गया। क्लियर, बात समझ पे आई यहां तक? तो वर्क डन अगर हमें निकालना है, या एनर्जी गेन निकालना है कि कितना होगा, या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कि कितना उस सिस्टम पे स्टोर होगी, उस केस में हम लोग इस चीज का यूज करेंगे कि जिस चार्ज को मूव कराया जा रहा है और कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव कराया जा रहा है, उसका उसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम लोग का वर्क डन निकल कर आ जाएगा कि कितना वर्क हमें करना पड़ा, और उतना ही वर्क स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो इनको ध्यान में रखते हुए अब बढ़ते आगे और देखते हैं कि जो कंडक्टर है उस पे किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क करती है। ठीक है, यानी कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, या जो हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड है, या जो पोटेंशियल है, वो किस तरीके से एक चार्ज कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है। क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ के आ रहे थे कि जो चार्जेस हैं वो ऐसे कहीं रखे हुए हैं, ये नहीं हम देख रहे थे कि वो चार्जेस कहां पर रखे हुए हैं। बट अभी क्या करने वाले हैं कि वहां पर एक कंडक्टर को चूज करेंगे और देखेंगे कि उस कंडक्टर में किस तरीके की प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जब हम लोग देखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन, ये सब निकालकर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंडक्टर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि उसको एक कंडक्टर बनाता है। ठीक है, तो कंडक्टर की अगर बात करें तो उसमें मौजूद होते हैं फ्री चार्जेस। क्या मौजूद होते हैं? फ्री चार्जेस। कंडक्टर यानी कि चालक, तो एक जो चालक होते हैं वो कुछ इस तरीके के पदार्थ होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने अंदर फ्री चार्जेस को रखते हैं। ठीक है, यानी कि जो चार्जेस होते हैं वो मुक्त अवस्था में रहते हैं कि उनमें अगर किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए तो वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। तो ये फ्री चार्जेस का मतलब क्या है? क्लियर? तो फ्री चार्जेस को अगर समझना है तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास जो एक मेटल है, ठीक है, क्योंकि मेटल हम लोग के कंडक्टर होते हैं, तो मान लीजिए मेटल है। अब उस मेटल का जो एक एटम होगा, उस एटम के सेंटर पर एक न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, और उसमें भी अगर इलेक्ट्रॉन का सेल मॉडल हम लोग याद करें तो उस पे ये था कि सेंटर पर न्यूक्लियस और फिर K सेल, L सेल, M सेल, N सेल था ऐसा। तो N सेल को हम लोग बोलते हैं यहां पर वैलेंस सेल, या फिर अगर इस पे मौजूद इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो कहलाएगा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। फिर हम लोग वैलेंसी वगैरह भी देखते हैं कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी वैलेंसी निकल कर आ जाएगी हम लोग की।
ठीक है, याद आया? तो वहीं से आप सोचिए कि अगर सोडियम है आपके पास, ठीक है, लेट अस सपोज सोडियम है, तो सोडियम में क्या होता है? सोडियम में सेंटर पर तो 11 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, 11 प्रोटॉन्स हैं, उसके चारों तरफ यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन के सेल पे, उसके बाद एल सेल पे यहां पर 8 हो जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर के, एल और एम। तो एम सेल पे अगर हम बात करें तो एम सेल पर जो चार्ज होगा वो एक ऐसा सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये था सोडियम एटम, ये है सोडियम एटम। अब इसमें इस चार्ज को, जो कि सबसे आउटर मोस्ट सेल में मौजूद है और इससे बहुत ही लूजली बाउंडेड है, उस तरीके के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री चार्ज। क्या बोलते हैं? फ्री चार्ज। इस तरीके के इलेक्ट्रॉन को फ्री चार्ज कहते हैं। और अगर ये चार्ज क्या हो, मूव करे आगे, ठीक है, लेट अस सपोज ये यहां से निकल गया, ये यहां से निकल गया, तो पूरे एटम में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। किस तरीके का? एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा कि जो चार्जेस हैं वो बराबर अब नहीं रह गए, इलेक्ट्रॉन सिर्फ बचे 10 और अंदर जो प्रोटॉन है वो है 11। अब जब ऐसा हुआ, अंदर 11 प्रोटॉन, बाहर 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा का पूरा एटम चार्ज हो गया। कैसा हो गया? चार्ज हो गया ये पूरा का पूरा एटम, क्योंकि इसके न्यूक्लियस पे अब चार्ज ज्यादा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस केस में ये जो बचेगा इसको बोलेंगे बाउंड चार्ज। क्या बोलेंगे? बाउंड चार्ज, क्योंकि ये जो बगल वाला एटम होगा उसके साथ बंधा हुआ होगा, वो आपस में एक साथ मूव नहीं कर सकते, वो चीजें मूव नहीं कर सकती, ये बंधे हुए हैं। इनमें चार्ज तो आ गया, यहां पर भी सेम अगर कंडीशन होगी तो यहां पर भी 11p ऐसा, और ओवरऑल हम लोग का 1p यहां पर चार्ज आ जाएगा, यानी कि 1 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो हुआ क्या? जो चार्ज डेवलप हो रहा है अंदर न्यूक्लियस की वजह से, वो है बाउंड चार्ज। यानी कि अगर इस पूरे एटम की बात करें तो एक बाउंड चार्ज को वो जन्म दे रहा है। अब ये चार्ज जो है वो मूव नहीं कर सकते, क्योंकि एटम्स को आपस में बंधा हुआ होना होगा ना, तभी तो वो कंडक्टर अपने शेप में, एक डेफिनेट शेप में दिखाई देगा, वरना वो कंडक्टर जो उसका शेप है, डेफिनेट शेप है, वो हम लोग को वैसा दिखाई नहीं देगा। तो ये जो होते हैं इस तरीके के चार्ज जो कि बाउंडेड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं हम लोग के बाउंड चार्ज। और इस तरीके के इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस सेल में मौजूद होते हैं और वहां से वो मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो कहलाते हैं फ्री चार्ज। क्लियर? यहां तक बात समझ पे आ गई? तो यही जो फ्री चार्ज होते हैं, फ्री चार्ज रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये फ्री चार्जेस, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। ठीक है, साथ ही में जो ये हम लोग के फ्री चार्ज होते हैं, ये अपने जो पेरेंट एटम है, जैसे कि मैंने बताया पेरेंट एटम, यानी कि अगर सोडियम की बात करें तो ये पेरेंट एटम है। अब ये दो चीजें में ब्रेक हो जाएगा, एक Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन में। तो देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिला। अब अगर हमारे पास एक ऐसा मेटल का टुकड़ा होगा सोडियम का, और इस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद इसमें जो करंट होगा वो फ्लो करेगा। और किस तरीके से फ्लो करेगा? इन फ्री चार्जेस की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन डिटैच होकर इस मेटल के अंदर घूमने की टेंडेंसी है, उसकी वजह से ये इस तरीके से बिहेव करेगा, जो कि बिल्कुल कंडक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर अब इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत ढेर सारे जो कि फ्री स्टेट में होंगे, और वो क्या करेंगे? टेंडेंसी रखेंगे, जैसे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जाएगी तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे इस डायरेक्शन पे, इस तरीके से। बात समझ पे आई? तो फ्री चार्जेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टर्स पर
किस चीज के लिए, पर्टिकुलरली जब हम लोग मेटल्स की बात करते हैं, धातु की बात करते हैं, तो उस पे फ्री चार्जेस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तभी कहा जाता है कि मेटल्स वगैरह का इस्तेमाल हम लोग हाथों में पकड़कर सॉकेट वगैरह जो होते हैं उसमें ना डालें कभी, ठीक है। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगी और फिर आपको करंट लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग अपने जो अगला चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए हमारे लिए इतना काफी है कि फ्री चार्जेस से जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। क्लियर? तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं बाउंड चार्जेस को। तो बाउंड चार्जेस, जैसे कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया बाउंड चार्जेस का, कि जो बाउंड चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, यहां पर हम लोग जो ये बाउंड चार्जेस होते हैं उसकी वजह से हम लोग पे किसी तरीके का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ठीक है। बाउंड चार्जेस की वजह से किसी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। बाउंड चार्जेस जो न्यूक्लियस होता है उसकी वजह से आते हैं, ठीक है। और ये फ्री टू मूव नहीं होते, तो किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प नहीं करेंगे। तो जब यहां से किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पीछे जो बचता है वो बच जाता है एक पॉजिटिव आयन, और यही पॉजिटिव आयन हमारा एक बाउंड चार्ज कहलाता है। अब क्योंकि जो मेटल्स वगैरह होते हैं उनमें एक एटम्स तो होता नहीं है, बहुत ढेर सारे एटम होते हैं। तो एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इस तरह ये आपस में बंधे हुए होते हैं। कुछ फोर्सेस से ये आपस में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो इस जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वाला पार्ट, वो बंधा हुआ होता है फोर्सेस से, ठीक है। तो उन फोर्सेस की वजह से ये सब जितने भी चार्जेस होते हैं, बाउंड चार्जेस, वो मूव नहीं कर पाते, ठीक है, वो मूव नहीं कर पाते। क्लियर? बात समझ पे आई? ये हो गया हम लोग का बाउंड चार्जेस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था। अब इस पे बात आती है कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो, उनमें मोबाइल चार्ज कैरियर्स या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग बात कर रहे थे फ्री चार्जेस की, वो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो अब देखो, अभी जैसे बताया कि जो फ्री चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंडक्टर्स पर फ्री होते हैं मूव करने के लिए, उनको छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, जो फ्री चार्जेस मौजूद होंगे, या फ्री चार्ज कैरियर कह लीजिए, जो इस पे मौजूद होंगे, वो इसी पे ही मूव करने के लिए बाध्य होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो इसकी सरफेस को छोड़कर निकल जाए। बात समझ पे आई? तो इसी वजह से यहां पर होगा क्या कि मान लीजिए कि मेटल है और इस पे हमने लगा दिया एक इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर होगी, ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पर मूव करने लगेंगे, क्योंकि जो इनमें फोर्स लगेगा वो लगेगा -QE। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखें, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू -QE, जो कि बता रहा है कि जो फोर्स लग रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स पर वो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। माइनस साइन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, ठीक है। आप सिंपल से ऐसे भी देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आएगा और ये निगेटिव वाला इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ठीक। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो गया। क्लियर? तो ये तो बात थी किसकी, मेटल्स की, जहां पर जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर बात आती है देखो इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं हम लोग के, जहां पर कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लास है और उस ग्लास में आपने पानी भर के सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, कॉमन सॉल्ट डाल दिया, यानी कि NaCl डाल दिया। तो NaCl जब इस पे जाएगा तो वो दो पार्ट्स पे ब्रेक हो जाएगा, एक Na पॉजिटिव और दूसरा Cl निगेटिव। तो देखो, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है, तो यहां पर जो रिस्पॉन्सिबल है इस पे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट होने से वो है कौन?
ये आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट होने का। क्लियर? तो मेटल्स पे होता है इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कह लीजिए, उसमें आयंस होते हैं रिस्पॉन्सिबल पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट होने में। क्लियर? तो हमने जाना फ्री चार्जेस क्या होते हैं, बाउंड चार्जेस क्या होते हैं, और कंडक्टर में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट को वहां पर स्टैब्लिश करने में। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें किस पे, एक जो हम लोग का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कौन सी चीज होगी जो कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट को स्टैब्लिश करेगी, तो वो होंगे आयंस। वो आयंस फ्लो करेंगे, वही तो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर रहे हैं। तो मेटल्स पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें आयंस मूव करते हैं। और दोनों तरीके के आयंस, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस, दोनों तरीके के आयंस मूव करते हैं। ठीक है, कैटायंस एनायंस दोनों मूव करते हैं, जबकि जो मेटल होता है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा होता है। क्लियर यहां तक? तो अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अब हम जाएंगे जो कंडक्टर है उस पे, देखेंगे कि किस तरीके से जो उस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर अगर जो उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए, या फिर हमने उस पे चार्ज दे दिया, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो अब जो हम लोग को पढ़ना है वो सबका सब पढ़ना है कि अगर हमारे पास एक मेटल है और उस मेटल में डिफरेंट सिचुएशंस को देखें, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखें, या चार्जेस को उस पर पुट करके देखें, तो उस मेटल का किस तरीके का बिहेवियर होगा। ठीक है, तो अब हमें पूरा का पूरा मेटल्स के बारे में, या जो कंडक्टर हैं उनके बारे में पढ़ना है। कंडक्टर यानी कि बेसिकली हम लोग मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मेटल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक स्टैटिक सिचुएशन में, ठीक है, एक स्थिर स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी मेटल के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर, वो हमेशा जीरो होती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है एक स्टैटिक सिचुएशन, यानी कि उसमें चार्जेस का किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर फिर से मैं बोल रहा हूं, स्टैटिक सिचुएशन या फिर स्थिर स्थिति, यानी कि ऐसा सिचुएशन जब किसी कंडक्टर या मेटल में चार्जेस का किसी भी तरीके का मोशन नहीं हो रहा है, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस कंडक्टर के अंदर वो होती है जीरो, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है जीरो। ठीक है, और यही चीज कि E इक्वल टू जीरो होता है मेटल्स के अंदर इन स्टैटिक सिचुएशन, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। यानी कि ये क्या करता है, जो एक हम लोग का एक इस तरीके का चीज होता है जो कि डिफाइन करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या करती है, डिफाइन करती है। ये गुण जो होता है वो डिफाइन करता है किसको, एक कंडक्टर को। ये वाला गुण कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें स्टैटिक सिचुएशन में कंडक्टर के अंदर, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जीरो मिलेगी। ठीक है, तो जो गुण होता है वो कैसा होता है, ये E इक्वल टू जीरो वाला परिभाषित करता है किसी एक कंडक्टर को। क्लियर? और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी भी पॉइंट पर देखें एक स्टैटिक सिचुएशन में कंडक्टर के अंदर, तो किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें जीरो मिलेगी। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी इस कंडक्टर पे, तो होगा क्या कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां पर ऐसे अप्लाई होगी, और उसका कुछ कंपोनेंट, मतलब जो भी वैल्यू है वो यहां पर ऐसा होगा। तो यहां पर हो क्या रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उस पर हमने जब मेटल रखा, तो उस मेटल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसा होगा एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। बट जैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो क्योंकि इस मेटल में जो मौजूद होते हैं वो होते हैं फ्री चार्ज। ठीक है, देखिए, फ्री चार्ज का कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत बड़ा रोल होता है। तो
कभी भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर आता है, कंडक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी फील्ड जीरो होती है, नहीं होती, परपेंडिकुलर होती है, कुछ भी होती है, तो हमेशा हमारे दिमाग में आना चाहिए कि देखो सबसे बड़ी बात जो है मेटल्स के पास वो है फ्री चार्जेस, यानी कि ऐसे चार्ज जो कि मेटल्स के अंदर रहकर फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो बस हुआ यहां पर यही कि जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी गई तो यहां पर जितने भी फ्री चार्ज मौजूद थे उनमें लगा फोर्स, अब क्योंकि जो है वो है माइनस ही, तो उस पे लगा फोर्स, ठीक है, इतना फोर्स लग गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन्स पर, यानी कि निगेटिव चार्जेस पे। तो वो निगेटिव चार्ज क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे सबके सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इसके अपोजिट इस तरफ, तो सारे के सारे जो निगेटिव चार्ज है वो आ गए इस फेस में। अब क्योंकि निगेटिव चार्ज इधर आ गए तो अपने पीछे उन्होंने जो छोड़ा वो पॉजिटिव न्यूक्लियस को छोड़ा, ठीक है, यानी या फिर कह लीजिए पॉजिटिव एटम को छोड़ा। अब एटम उसको नहीं बोलेंगे, आयन बोलेंगे, तो यहां पर पॉजिटिव आयंस हो गए और इधर निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आ गए। इस वजह से अब इस मेटल में क्योंकि चार्जेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो इस मेटल में ये खुद की इन चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। अब देखो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है इस तरफ, और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई उसकी डायरेक्शन हुई इस तरफ, और ये तब तक बनती रहेगी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि जैसे ही बराबर होगा तो इन चार्जेस पे लगने लगेगा फोर्स जीरो, और वो सब का सब हमारा आ जाएगा एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, एक स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा, वहां पर फिर किसी भी तरीके का चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा। और जैसे ही यहां पर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल देखो नेट, ये एक्चुअली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, जीरो होगी एक कंडक्टर के अंदर, और यही हम लोग की होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसी एक कंडक्टर की, ठीक है। तो ये जो गुण होता है वो परिभाषित करता है एक कंडक्टर को। क्लियर? कैसे होता है वो अभी बता दिए। अब इस पे चलते हैं आगे कि ये जो है हम लोग का, अब ये जितना भी है हम लोग का कि इसको लिखना कैसे है, जैसे कि आपके एग्जामिनेशन में आ गया और आपको लिखना है कि क्या कैसे लिखना है इन सारी चीजों को, तो सिंपली ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर बताएंगे कि जो कंडक्टर होते हैं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है स्टैटिक सिचुएशन में, और ये उसकी प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसके अंदर जीरो होगी। और वो जीरो कैसे होती है ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इसी को लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कुछ ऐसे कि फ्री चार्ज कैरियर में जो कंडक्टर होंगे वो फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे, और जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो आसानी से मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जाएगी तो जो फ्री चार्ज है वो कंडक्टर पर अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कुछ इस तरीके से कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कैंसिल आउट कर दे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बने वो बन जाए जीरो, ठीक है। तो ये लिख के आएंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चालक में फ्री चार्ज कैरियर होते हैं आमतौर पर इलेक्ट्रॉन जो चालक के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। तो जो हमारे यहां पर फ्री चार्जेस होंगे, ठीक है, यानी कि मुक्त आवेश जो होंगे वो मुक्त आवेश क्या करेंगे, यहां पर वो मूव करने लगेंगे और अपने आप को इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ताकि क्या हो, उनमें लगने वाला फोर्स जीरो हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो फोर्स भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है F इज इक्वल टू क्यू ई, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, मतलब माइनस ई, ये लिख सकते हैं, क्यू की वैल्यू माइनस ई, ये ठीक है। तो ये है हम लोग का कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये बोला गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, उस पे क्या करते हैं, वो समझ लेते हैं कि आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी वो भी जीरो होगी। अरे वो नहीं जीरो होगी, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है वो तो होगी, बट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जीरो होती है, ठीक है। देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया वो है, बट अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो कि
जो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको जीरो कर देगा। यानी कि जो स्टैटिक सिचुएशन में फील्ड होगी वो हमेशा जीरो होगी। तो इसी वजह से यहां पर ये लिखा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोला गया। क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट, समझते नहीं है इस बात को। अब देखिए, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, आप इसको प्रॉपर्टी कह सकते हैं कंडक्टर की, क्या ये किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बिहेव करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ कैसे बिहेव करती है। तो एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, किसी चार्ज कंडक्टर की सतह में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जनरेट हो रही है, ठीक है, यानी कि स्टैटिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल टू द सरफेस होनी चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टैटिक चार्जेस की वजह से स्टैटिक सिचुएशन में वो अभिलंबवत होगी उस सतह के, जो भी हमारी उस कंडक्टर की सतह होगी उसके अभिलंबवत होगी। क्लियर? ये है कि होगा, हमने ये कह दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी? नॉर्मल होगी उस सरफेस के जो भी कंडक्टर है। बट अगर आपके पास प्रश्न आया कि कैसे 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 होगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, एक चार्ज कंडक्टर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे होगी? मैंने कह दिया कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, मैंने कहा कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, यानी कि आप कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। तो अगर आपने कहा कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है तो मैंने मान लिया, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, मैंने बना दिया। और जैसे ही मैंने ये बनाया तो होगा क्या? इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे, एक तो होगा इस तरफ और एक होगा इस तरफ, बिल्कुल। फिर ये जो कंपोनेंट होगा, इस कंपोनेंट की वजह से यहां पर जो भी सरफेस में चार्ज मौजूद है, सरफेस में जो भी चार्ज मौजूद है उनमें लगेगा एक फोर्स। क्या लगने लगेगा? एक फोर्स लगने लगेगा, जो कि यहां पर चार्जेस में ऐसे लगेगा कि वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, वो क्या कर लेंगे? अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देखिए, मान लीजिए अभी चार्ज यहां पर था, उसने अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया ऐसे कि अब चार्ज यहां पर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ और सिर्फ बचा उसका ये वाला, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचा। कौन सा? वो कंपोनेंट जो कि अभिलंबवत है इस सरफेस के, यानी कि इस सरफेस के जो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, सिर्फ वही वाला कंपोनेंट बचा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। बाकी जो इसका पैरेलल कंपोनेंट था, बाकी जो इसका पैरेलल कंपोनेंट था वो लग गया चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन कराने में, जिसकी वजह से चार्ज जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए कि अब जो पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बची वो कितनी हो गई? जीरो। यानी कि अगर आपके पास चार्ज कंडक्टर है तो देखिए, चार्ज कंडक्टर में होते हैं फ्री चार्जेस, और मतलब फ्री चार्जेस वाली सिचुएशन बनती है। चार्ज कंडक्टर है, उस पर फ्री चार्जेस वाली सिचुएशन, यानी कि वो चार्ज जो है वो मूव कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जब आपने उसको चार्ज दिया, उस केस पे, उस टाइम पर, उस इंस्टेंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ऐसी थी। तो उसके दो कंपोनेंट्स, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। पैरेलल वाला क्या करेगा? यहां पर रखे हुए जो चार्ज है उस पर लगाएगा फोर्स, और उस फोर्स की वजह से यहां पर चार्ज अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि पैरेलल कंपोनेंट वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो हो जाएगी। क्लियर? और बचेगी सिर्फ परपेंडिकुलर वाली। इस वजह से हम लोग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, ठीक है, वो कैसी होती? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। एक चार्ज कंडक्टर के सतह के अभिलंबवत होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। क्यों होती है वो एक्सप्लेन कर दिया। तो देखिए क्या देख पा रहे हैं आप कि कंडक्टर में जो भी है वो सब का सब फ्री चार्जेस की बदौलत हो रहा है, कि क्योंकि अगर फ्री चार्जेस नहीं होते तो जैसी इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है वैसी नहीं होती। क्लियर? तो जो भी मैंने अभी बताया वो सब इस पे लिखा हुआ है
कि इसका मान लीजिए कि अगर एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो वो क्या करेगा, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा, चार्जेस में लगेगा फोर्स, फिर वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि फिर कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं रह जाएगा और सिर्फ बचेगा नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि जो चार्ज कंडक्टर है, आपको समझना है जो चार्ज कंडक्टर है उसके सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जैसे कि अगर हम कंडक्टर के अंदर देखें तो उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज मौजूद नहीं होता स्टैटिक सिचुएशन में। ठीक है, अब इसके लिए आप चलिए एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस है वो बताती है कि किसी भी जगह पर अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू रखें तो इनका जो नेट चार्ज होगा, ठीक है, क्यू नेट जो होगा वो प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू ये होगा, यानी कि प्लस माइनस क्यू यानी कि जीरो। जो नेट चार्ज होगा वो यहां पर जीरो निकल कर आ जाएगा। तो ये एडिटिविटी ऑफ चार्जेस से हमें पता है। ठीक है, दूसरा गॉसेस लॉ को अगर हम लोग देखें तो गॉसेस लॉ होता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि मान लीजिए कि कोई एक हम लोग के पास चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है Q, जिसका टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज Q नेट हम लोग का जो है वो Q है, और इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस अगर ड्रॉ करी तो उससे पास होने वाले जो टोटल फ्लक्स होगा वो फाई होगा। ये हमें गॉसेस लॉ से पता है, ये हमें पता है। इसी का उल्टा मानिए कि अगर किसी भी तरीके से यहां पर किसी गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं हो रहा, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं हो रहा, तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं हो रहा इस गॉसियन सरफेस से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है इसके अंदर वो है जीरो। वो कितना है, जीरो, यानी कि अगर फाई इक्वल टू हो गया जीरो तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट में क्यू भी हो जाएगा जीरो। इसको मैं पहले भी बता चुका हूं जब हम लोग अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, गॉसेस लॉ जब समझा रहा था तब मैंने ये समझाया था। ये उस पे मौजूद होता है, गॉसेस लॉ के अंदर ही ये चीज, ये जो सिचुएशन है या जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ही होल्ड करती है गॉसेस लॉ के अंदर। तो क्या हमें पता चला कि अगर किसी गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही होगी, यानी कि टोटल फ्लक्स हम लोग का जीरो होगा, तो ये हम कह सकते हैं कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई कंडक्टर है। ठीक है, अब उस कंडक्टर के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा जीरो होती है। तो जैसे ही हम लोग यहां पर ये रखेंगे कि ई ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे रख दीजिए। फाई जो है वो हम लोग का फ्लक्स की डिफिनेशन से ई ए हो जाएगा, कॉस थीटा को हटाइए अभी, उसकी वैल्यू 1 मान लीजिए, तो ई ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई के जैसे जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से निकल कर आ गया कि क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि अगर हम इसके अंदर कोई एक गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ कर दें तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा वो जीरो होगा। अब इस गॉसियन सरफेस को रिड्यूस करते जाइए। आपने बिल्कुल यहां से गॉसियन सरफेस बनाना चालू किया। ठीक है, इस जगह से गॉसियन सरफेस बनाना ड्रॉ किया। अब इस गॉसियन सरफेस का साइज डिक्रीज करते जाइए। जब ये पिन पॉइंट पर आ जाएगा तब भी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी, जिसकी वजह से ये निकल कर आएगा कि जो चार्ज है वो कितना है, जीरो ही है। तो किसी कंडक्टर के अंदर किसी भी तरीके का एक्सेस चार्ज मौजूद नहीं होता स्टैटिक सिचुएशन में। किस पे? स्टैटिक सिचुएशन में किसी भी तरीके का चार्ज मौजूद नहीं होता, और स्टैटिक सिचुएशन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती। तो वहां से हम लोग ने निकाल लिया कि कोई भी एक्सेस चार्ज अंदर मौजूद नहीं होगा। ठीक है, इसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए मान लीजिए कि आपके पास कंडक्टर है और आपने एक चार्ज उसके अंदर रख दिया। आपने उसके अंदर एक चार्ज रख दिया। तो जैसे ही आप उसके अंदर कोई एक चार्ज रखेंगे तो ये क्या करेगा, क्योंकि इस मेटल में होते हैं फ्री चार्जेस, तो ये करेगा यहां पर इंडक्शन एक तरीके का। ठीक है, क्या करेगा, यहां पर इंडक्शन करेगा और इसकी अंदर वाली सरफेस पे यहां पर माइनस चार्ज अपीयर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर पास होगा और जबकि यहां पर दूर ऐसे होगा, जिसकी वजह से अंदर किसी भी पॉइंट पर
अब क्योंकि देखो फिर वही बात हुई कि यहां पे चार्ज रखा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जाकर यहां पर जो चार्ज मौजूद थे फ्री चार्ज, उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये जो यहां पर है, ठीक है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको कैंसिल आउट कर देंगे ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ये क्या करेंगे, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं, और ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि इस पे चार्ज अंदर वाली सरफेस पे इंड्यूस हुए हैं, तो ये इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी वजह से थी वो कैंसिल आउट हो जाएगी और अंदर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। तो अब अगर इसके आप यहां पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, अगर इस जगह पर अगर आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, तो देखो टोटल चार्ज जो बनेगा वो 0 हो जाएगा। कैसे, यहां पर प्लस क्यू है और ये जितना टोटल चार्ज यहां पर अपीयर होगा, इस जगह पर जो चार्ज अपीयर होगा उसका अगर हम लोग सम करेंगे इसके साथ, तो वो बन जाएगा हमारा 0 के बराबर, क्योंकि ये बराबर ही इंड्यूस होगा चार्ज। क्लियर, यहां से बात समझ पे आई। तो आपने एक कंडक्टर लिया, उसके अंदर एक चार्ज को पुट किया, वो चार्ज की वजह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि यहां पर एक अपोजिट चार्जेस को इंड्यूस करेगी, और उन अपोजिट चार्जेस की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से एस्टैब्लिश होगी, जो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगी और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 0 हो जाएगी। और जैसे ही हम लोग गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे, तो आप इसको दो तरीके से भी देख सकते हैं कि ये प्लस और माइनस चार्ज मिलके टोटल चार्ज 0 कर देंगे, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उस केस पे भी चार्ज टोटल जो होगा वो 0 निकल कर आ जाएगा इनसाइड द कंडक्टर। और यहां पर क्योंकि ये जो सरफेस थी, इस सरफेस के चार्जेस में इस तरफ निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुए हैं, तो ये निगेटिव चार्ज आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर देंगे, और ऐसे इंड्यूस करेंगे कि ये जितना भी चार्ज अंदर रखा गया था पॉजिटिव, वो पूरा का पूरा बाहर अपीयर होने लगेगा। ये सबसे खास बात होती है कि किसी भी चार्ज को अगर हम किसी मेटल के अंदर पुट करें, तो वो अंदर वाले सरफेस में नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा और वो बाहर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, और इस तरीके का पॉजिटिव चार्ज होगा कि जितना यहां पर क्यू था उतना ये सारा मिलाकर बाहर क्यू होगा। ठीक है, क्यों बाहर ऐसा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब परपेंडिकुलर होगी तो उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होंगे, यानी कि इस डायरेक्शन वाले जो कंपोनेंट होंगे वो 0 हो जाएंगे, और वो तब 0 होंगे जब सारे के सारे चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि उनमें लगने वाला जो फोर्स होगा वो 0 हो जाए। ठीक है, तो ये है यहां तक कि किसी मेटल के अंदर कोई भी चार्ज हो वो हमेशा 0 होगा। मतलब आप चार्ज को किसी भी तरीके पुट भी कर दे तो जो टोटल चार्ज वहां पर मिलेगा वो हमें 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, बात क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, और ये जो चीज थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग का देखिए 0 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी कंडक्टर के अंदर वो 0 होता है, ये हमें पता है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी कि स्टैटिक सिचुएशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में अगर इस कंडक्टर के पोटेंशियल की बात करें, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 है अंदर, आप इसको याद करिए, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो यहां पर माइनस dV/dr क्या बन जाएगा, dV इक्वल टू 0, यानी कि V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बन जाएगा। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी वहां पर पोटेंशियल हम लोग का कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट निकल कर आ जाएगा, क्योंकि सरफेस पे अब जितना पोटेंशियल होगा उसी के अकॉर्डिंग यहां पर पूरे अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। देखिए ये निकल कर आ गया कि अंदर जो भी इस मेटल के अगर हम लोग बात करें तो जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होती है, और हमने इससे निकाल कर दिखा दिया। E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, 0 इज इक्वल टू माइनस dV/dr, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0, और dV इक्वल टू 0। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने में ये क्या होता है, ये एक वैल्यू देता है और साथ में एक कांस्टेंट देता है। तो अब क्योंकि ये 0 है, 0 का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होगा, साथ में ये दे देगा एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये बन जाएगा dV को अगर इंटीग्रेट करें तो ये बन जाएगा कुछ 0 प्लस कांस्टेंट, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन हमारा पता नहीं है क्या होगा, और साथ में लगता है हमेशा कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट इनिशियल कंडीशंस को लगाकर हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये मतलब
ये बन जाएगा इसको इंटीग्रेट करने के बाद, जो कि निकल कर आ गया V, या फिर इसको V0 बोल सकते हैं। तो ये निकल कर आ गया हमारा पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो किसी कंडक्टर के अंदर होता है वो होता है कांस्टेंट, वो होता है कांस्टेंट। अब चलते हैं आगे और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है सरफेस में एक चार्ज कंडक्टर के। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है, उस चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे देखिए कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी इस कंडक्टर की। और इस कंडक्टर में जो चार्ज है वो कुछ होगा, वो इस कंडक्टर में चार्ज कुछ होगा, बट इसके अगर, क्योंकि ये कंडक्टर है और इस पे फ्री चार्जेस होते हैं, मतलब चार्जेस जो होते हैं वो फ्री कंडीशन में, तो वो मूव कर सकते हैं इस पूरे कंडक्टर पे। उसकी वजह से यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि मेटल्स पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है यूनिफॉर्मली। ठीक है, यहां पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां पर। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से यहां पर जनरेट हो जाएगी एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि हो जाएगी सिग्मा, जो कि हो जाएगी सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो बन जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो एन कैप है वो बता रहा है एक यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, और वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर एक ऐसा यूनिट वेक्टर बता रहा है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और उसका जो वैल्यू होगा वो इतना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां पर की जो सिग्मा है वो इस कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो ये कैसे निकल कर आती है इसका करेंगे अब हम लोग डेरिवेशन की, इसको निकालने कैसे है। अगर हमसे पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में कि किसी चार्ज कंडक्टर की सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड करिए, तो कैसे फाइंड करेंगे उसको अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लोग इस सरफेस पे जिसपे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एक पिल बॉक्स को कंसीडर करेंगे। पिल बॉक्स यानी कि एक छोटी सी ऐसी डिब्बी जो होती है सिलेंड्रिकल, ठीक है, तो उसको कंसीडर करेंगे। तो हमने क्या किया, ये एक चार्ज कंडक्टर है, इस चार्ज कंडक्टर के जस्ट ऊपर यहां पर ऐसे छोटा सा ऐसा सिलेंडर ड्रॉ किया, और ये सिलेंडर इस चार्ज कंडक्टर के अंदर भी कुछ हिस्सा मौजूद है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि ये वो कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के ऊपर हमने एक पिल बॉक्स जैसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा। पिल बॉक्स जैसा यानी कि ये कंडक्टर और इसके ऊपर तरफ ऐसा सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, और सिलेंडर इधर अंदर तक दिख रहा है। ठीक है, क्लियर। तो अब क्या है, यहां पर हम लोग ने जैसे इसको चूज किया तो इस पे एक सरफेस होगी इस तरफ वाली, ये वाली ऊपर वाली, जिसको कि हम कंसीडर करेंगे डेल्टा एस या डेल एस। ठीक है, डेल एस कंसीडर कर लिया ये वाली सरफेस। ठीक है, और इसकी जो हाइट अब करेंगे वो करेंगे नेग्लिजिबल। इस गॉसियन सरफेस की जो हाइट है वो करेंगे नेग्लिजिबल, यानी कि ये सिलेंडर है, उस सिलेंडर की जो हाइट है उसको आप रिड्यूस कर दीजिए। पिल बॉक्स यानी कि आप एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, और ध्यान होगा आपको कि गॉसियन सरफेस को हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी तरीके से वहां पर फॉर्म कर सकते हैं, डिस्क्रीट चार्जेस पे, बट हम लोग को ध्यान देना होता है कि एक इंडिविजुअल चार्ज से वो गॉसियन सरफेस पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जबकि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, और यहां पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही है, इस वजह से एक हम लोग ने पिल बॉक्स को ड्रॉ किया, यानी कि एक सिलेंडर को ड्रॉ किया जिसकी हाइट उस थी। अब उस हाइट को हम लोग मानेंगे कि नेग्लिजिबल है, यानी कि अगर ये कंडक्टर है, यहां पर ऐसे कंडक्टर रखा हुआ है इस जगह पर, तो जो पिल बॉक्स की हाइट है वो इस कंडक्टर को एकदम दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐसे दिख रहा है, बस इस पिल बॉक्स की हाइट जो है वो इस कंडक्टर के दोनों तरफ ऐसा हल्का सा है, बस। ठीक है, तो अब देखिए इस पिल बॉक्स की दो सरफेस बनेगी, एक तो ऊपर हो गई और दूसरा नीचे वाली। ऊपर वाली भी डेल एस है और नीचे वाली भी डेल एस होगी।
ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो है नेग्लिजिबल, ये हाइट है वो टेंडिंग टू 0 है, यानी कि नेग्लिजिबल है। तो हुआ क्या अब यहां पर कि पूरा का पूरा जो फ्लक्स होगा H 0 होने की वजह से इसका कोई लिटरल सरफेस एरिया नहीं होगा, इसकी सिर्फ दो सरफेस होंगी, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर होती है, और मेटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, यानी कि इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है मेटल के केस में। वो भी कैसा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसी होती है, 0 होती है। तो इनसाइड द सरफेस 0, तो ये वाला हिस्सा जो कि इस मेटल के अंदर मौजूद होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0, ई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0, और यहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो मिल जाएगी हमें ई। यानी कि अब अगर इस पे बाहर देखें तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई। तो इस पे जब हम लोग गॉसेस लॉ लगाएंगे तो गॉसेस लॉ से क्या बन जाएगा कि ई डेल एस इक्वल टू जो यहां पर चार्ज मौजूद होगा। अब देखो चार्ज कितना मौजूद होगा हम लोग जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया, हाँ या ना। तो अगर हम लोग ने सरफेस एरिया यहां पर डेल एस कंसीडर किया है तो चार्ज जो निकल कर आएगा वो सिग्मा डेल एस निकल कर आएगा, ठीक है। तो हमें चार्ज की वैल्यू पता चल गई सिग्मा डेल एस, फ्लक्स पता चल गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला था उससे ई डेल्टा एस से। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसकी डेल एस की जो डायरेक्शन होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 होगा। और हम जानते हैं जो फाई का फॉर्मूला होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा, यानी कि ई और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई रख दिया, और फिर उसके बाद जो एरिया है वो हो गया डेल एस, और इन दोनों के बीच का एंगल कॉस 0, तो ई डेल एस हो गया। क्लियर, फाई इक्वल टू, तो इसको ये निकल कर आ गया। इसको बराबर कर देंगे हम लोग गॉसेस लॉ से जो निकाला था Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q की जगह पर हो गया Q यानी कि चार्ज इनक्लोज्ड, इसको स्मॉल q भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है उसका। कैपिटल Q स्मॉल q तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको वो जानना जरूरी है। तो यहां पर वो टोटल इनक्लोज चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना होता है वो करते हैं, तो वो होगा इतना सिग्मा इंटू डेल एस। इसको जैसे यहां पर पुट करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा डेल एस डेल एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बस इनको इक्वेट करेंगे, हमारा जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करना है, आपने ये निकाल लिया, जो फ्लक्स है वो इतना होगा, प्लस माइनस हो सकता है कैसे, अगर पॉजिटिव होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी इस सरफेस पे, और अगर निगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर इधर होगी, इस डायरेक्शन पे, ठीक है। पॉजिटिव तो इधर, निगेटिव तो इधर, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम लोग पॉजिटिव मान के ही चलेंगे अभी कि पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके बाद जो चार्ज इनक्लोज होगा इस पिल बॉक्स के अंदर, यानी कि सरफेस का हम लोग मल्टीप्लाई करा दें सरफेस चार्ज डेंसिटी से, तो हमारा चार्ज निकल कर आ जाएगा, और हमने वो निकाल लिया सिग्मा इंटू डेल एस। अब इसको कर देंगे बराबर, तो जैसे ही इनको बराबर करेंगे, ठीक है, ई डेल एस इज इक्वल टू सिग्मा डेल एस, तो डेल एस से डेल एस कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये निकल कर आ गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड निकल कर आ गया, जो कि हम लोग ने देखा कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है किसी भी मेटल की जो सरफेस होती है उसके जस्ट ऊपर, ठीक है। अब अगर इसी को हम लोग वेक्टर रिलेशन में लिखना चाहें तो वो बन जाएगा कुछ ऐसा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इधर यूनिट वेक्टर जो कि बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में, जो कि नॉर्मल है इस सरफेस के। क्लियर। अब अगर सिग्मा बड़ा हुआ 0 से, यानी कि ये जो सिग्मा है वो बड़ा हुआ 0 से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, क्योंकि देखो 0 से बड़ा हुआ यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो निकलती है बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस से, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर इसी में अगर निगेटिव चार्जेस होते, किसी जगह पर निगेटिव चार्जेस होते, यानी कि सिग्मा जो है वो लेस देन 0 होता, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो क्या करती, अगर इसी तरफ बनाऊं तो अगर यहां पर निगेटिव मान लो होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती। अभी कैसी है, आउटवर्ड, और फिर कैसी होती, इनवर्ड डायरेक्शन में। बट देखिए ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस
इस मेटल के अंदर नहीं होगी कि डायरेक्शन चेंज हो गई तो यहां से अंदर तरफ आप बना दे, नहीं, ठीक है, यहां से आपको अंदर नहीं बनाना, इसी पॉइंट पर बन जाएगी ऐसे। बस इतना फर्क पड़ेगा जब निगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे। क्लियर? अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मैं आपको पहले एप्लीकेशन ही बता देता हूं, तो इसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। कैसे? मान लीजिए कि आपके पास एक मोबाइल फोन है और उस मोबाइल फोन को आपने एल्यूमिनियम फाइल पे लपेट के रख दिया, ठीक है, एल्यूमिनियम फाइल पे आपने अच्छे तरीके से उसको लपेट के रख दिया ताकि कोई स्पेस नहीं बची, और उसको फिर अगर आप अपने दूसरे मोबाइल से उसको उस पर कॉल लगाए तो कॉल नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए आपके पास लोहे की कबर्ड है या लोहे की अलमीरा है और उसके अंदर आपने मोबाइल फोन को फिर से रख दीजिए, फिर कॉल लगाइए, तब भी वहां पर कॉल आपकी नहीं लगेगी। क्लियर? फिर अब आपको पता हो या नहीं पता हो, पहले जो कैमरे आते थे, ठीक है, जो उनमें कैमरा आता था उनमें यूज होती थी एक फिल्म यूज होती थी, क्योंकि आजकल देखो डिजिटल का जमाना है, तो अब फिल्म वाली चीजें पता हो या नहीं पता हो, एक फिल्म आती थी प्रॉपर, तो उसमें जो इमेज फॉर्म होती थी, ठीक है, उस पे जो इमेज फॉर्म होती थी वो कैसे फॉर्म होती थी? वो इमेज फॉर्म होती थी तब जब बाहर से आने वाली लाइट, और लाइट क्या है, एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो इस जगह पर आकर अलग अलग ब्राइटनेस से यहां पर फॉल होती थी, ठीक है। तो उस हिसाब से जो भी यहां पर बनना होता था वो बन जाता था। मान लीजिए उधर लेंस लगा हुआ है, उधर लेंस लगा हुआ है, बाहर से क्या इस तरीके से ये क्लोज्ड है और इस पे लगा हुआ है लेंस उस तरफ, ठीक है, उस किनारे पे, और वहां से आ रही है लाइट, ठीक है, वहां से आ रही है लाइट, तो लाइट जैसे ही इस पे फॉल करेगी, यहां से आएगी अंदर लाइट, और ये लाइट आकर यहां पर जो भी होगा वो इमेज ड्रॉ हो जाएगी। यानी कि ये जो फिल्म होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिव होती है ये जो फिल्म होती है। तो इसको बचाने के लिए, ताकि हम जब इमेज खींचे तभी ये वर्क करे, बाकी ऐसी सिचुएशन में नहीं कि रखी और इसके ऊपर किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ गई तो ये खराब हो जाए, तो उसको बचाने के लिए हमेशा जो इलेक्ट्रिक फिल्म होती है उनको एक मेटल के कंटेनर में पुट किया जाता है, ठीक है। जो मूवीज वगैरह की फिल्म होती थी उनको एक ऐसा सिलेंड्रिकल बॉक्स होता था और उसके अंदर ऐसा 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 फिल्म लपेट कर रख दी जाती थी, और ये जो बॉक्स होता था वो बड़ा पतला सा होता था, उसको ऐसे कर देते ताकि किसी स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे किसी भी तरीके का चेंज ना आ जाए। यानी कि आपने शूट किया है कोई बढ़िया सा सीन और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी और उसकी वजह से यहां पर चेंजेस आ गए, तो अब वो बढ़िया सा सीन खराब हो गया, तो उसको बचाने के लिए इस फिल्म को पुट करते थे इस मेटल के कंटेनर पर, ठीक है। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं इस चीज को और आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के एप्लीकेशन। तो अब जानते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती क्या है। तो यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे मैंने यहां पे एल्यूमिनियम फाइल की बात करी, फिर मैंने बात करी अलमीरा की, यहां पर बात करी एक टिन बॉक्स की, तो ये सब क्या है, यहां पर सबके सब कैसे मेटल है और उस मेटल के अंदर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाली सेंसिटिव वाली चीज रखी गई, ठीक है। यानी कि जो रोल है यहां पर वो है मेटल का। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेटल्स के अंदर किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, तो बस यही प्रॉपर्टी है जो कि अपने अंदर किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट नहीं होने देती, क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आती भी है तो अपने अंदर ये मेटल एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है कि बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इसने जो जनरेट करी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और अंदर रखी हुई चीज बच जाती है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो कोई मान लीजिए आपके पास मेटल है, उसके अंदर आपने कोई एक कैविटी बना दी किसी तरीके के, मान लीजिए कि एक मेटल है, उसके अंदर आपने कुछ अंदर से निकाल लिया उसके पोर्शन मेटल का, तो वो जो हिस्सा होगा वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 होगी। तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी कैविटी में, कंडक्टर की कैविटी में, ठीक है। वो शेप साइज किस तरीके का है इस बात पे मैटर नहीं करता है कि वो जो कंडक्टर है उसके अंदर जो कैविटी है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक है।
वो उसके शेप एंड साइज पे मैटर नहीं करता, बस एक कंडक्टर पूरा ऐसा होना चाहिए उसके अंदर कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, उसके अंदर चार्जेस जीरो होंगे, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो अंदर हमेशा जीरो होगी। चार्ज अगर आप कोई मान लीजिए रख भी देते हैं, मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज आपने रखा, तो वो यहाँ पर इंड्यूस करेगा निगेटिव चार्ज, और उस निगेटिव चार्ज की वजह से बाहर जो होंगे वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक कैविटी है। ठीक है, इस कैविटी पे आपने क्या किया, अंदर कोई एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस करेगा निगेटिव चार्ज, और उस निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर आ जाएंगे बाहर पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर देखने में हम देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज बाहर अपीयर हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी यहां पर हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में बात आती है वो ये आती है कि क्योंकि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिव मटेरियल्स को हम लोग इन मेटल्स के अंदर या मेटल कैविटी के अंदर पुट कर सकते हैं, जिससे कि बाहर से जो स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे जो भी हमने अंदर रखा है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्लियर, बात समझ पे आ गई? और ये सब हम लोग का स्टैटिक सिचुएशन पे वर्क करता है। क्लियर, तो जो है हम लोग का वो देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो मैंने पहले ही बता दिया। तो यहां से हम लोग का क्या हुआ, जो टॉपिक है आज का वो फिनिश हुआ। अब इस पे जो आगे होगा वहां पर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर जाकर कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग ने क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ा, और डाई इलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर, तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर जाकर कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको जो आज की क्लास थी वो समझ पे आई होगी। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू।